प्रिय विद्यार्थियों, वंदे मातरम। भाटिया आश्रम परिवार की तरफ से समसामयिकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज प्रारंभ की जा रही है, जिसमें गत दिनों के करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। आज 3 जून 2021 को 1 जून और 2 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। आपके सामने एक कोटेशन दिखाई दे रही है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 1 जून 1916 को होम रूल लीग के सम्मेलन में यह नारा दिया गया था। तो इसी के साथ अपने चलते हैं प्रश्नों की सीरीज में। पहला प्रश्न अपना है, हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा किस वन्य जीव अभयारण्य को टाइगर रिजर्व बनाने की घोषणा की है? पहला ऑप्शन है कैलादेवी अभयारण्य, दूसरा ऑप्शन है रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, तीसरा ऑप्शन है ताल छापर अभयारण्य, चौथा है शेरगढ़ अभयारण्य। इसका सही आंसर होगा रामगढ़ विषधारी अभयारण्य। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य की घोषणा की गई है राजस्थान सरकार द्वारा। इसके प्रस्ताव को नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी को प्रस्ताव भेजा जाएगा और नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ही टाइगर रिजर्व को मंजूरी देती है। टाइगर रिजर्व घोषित करने की बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था अभियान 1973 में। इसी के साथ अपने बात करते हैं, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य राजस्थान के बूंदी जिले में स्थित है, कैलादेवी अभयारण्य करौली में अवस्थित है और ताल छापर चूरू में स्थित है और शेरगढ़ राजस्थान के बारां में स्थित है। चलिए अपने बात करते हैं, ये नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी है क्या? राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यह पर्यावरण और वन मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो 2006 में संशोधित वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत गठित है। इस प्राधिकरण में 8 विशेषज्ञ होते हैं, जिनमें 1 राज्यसभा तथा 2 लोकसभा के सदस्य होते हैं और यह भारत में बाघों के संरक्षण के लिए एक सर्वोच्च और व्यापक निकाय है। इसी के साथ राजस्थान में यह बनने वाला चौथा टाइगर रिजर्व होगा और इनसे पहले 3 टाइगर रिजर्व रहे हैं, जिनमें पहला है रणथंभ और सवाई माधोपुर में, दूसरा है सरिस्का अलवर में और तीसरा है मुकंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़गढ़ में। भारत में वर्तमान में कुल 51 टाइगर रिजर्व है और यह बनने के बाद कुल 52 हो जाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं, 51वां टाइगर रिजर्व हाल ही में फरवरी 2021 में श्री विलीपुथुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में जो है इसको मंजूरी दी गई है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा 1 मई 2021 से प्रारंभ की गई है और इस योजना के तहत राज्य के प्रत्येक पात्र परिवारों को 5 लाख रुपए तक का वार्षिक चिकित्सा बीमा प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आने वाले परिवारों को निःशुल्क बीमा कवर किया जाएगा और इसके साथ ही आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले लोग, सुविधाकर्मी और छोटे तथा सीमांत किसान भी निःशुल्क इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा अन्य परिवार 850 रुपए प्रतिवर्ष के प्रीमियम पर योजना से जुड़ सकते हैं। तो ये थी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जस्टिस HL दत्तू, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस प्रफुल्ल चंद्र पंत। तो इसका सही आंसर होगा जस्टिस अरुण मिश्रा, जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस अरुण मिश्रा को इसके अध्यक्ष पद के लिए चुना गया है। इनसे पहले प्रफुल्ल चंद्र पंत थे और जस्टिस रंगनाथ मिश्रा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष रह चुके हैं और जस्टिस HL दत्तू भी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए बात करते हैं अपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसका गठन
मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया। यह एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यह एक बहुसदस्यीय संस्था है जिसका अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश होगा। इसके अलावा 3 अन्य मानवाधिकारों से संबंधित जानकारी रखने वाले सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी, जिसमें अनिवार्यतः रूप से एक महिला सदस्य होनी चाहिए। अगला, अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर की जाती है और इनका जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष या इनके आयु के 70 वर्ष जो भी पहले हो रहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए 27 मार्च 2020 को भारत सरकार द्वारा किस फंड का निर्माण किया गया? ऑप्शन है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, पीएम केयर फंड, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। तो इसका सही आंसर होगा पीएम केयर्स फंड। पहला ऑप्शन अपना था राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष। इसकी स्थापना वर्ष 2006 में की गई थी। अगला, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य था पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद के लिए। तो इसमें भी स्वैच्छिक अनुदान का प्रावधान था। चलिए बात करते हैं अपने पीएम केयर फंड की। पीएम केयर फंड की स्थापना 27 मार्च 2020 को एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट पीसीटी पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में की गई है और इसके अध्यक्ष होंगे प्रधानमंत्री और सदस्य इसके कौन रहेंगे? केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय रक्षा मंत्री और केंद्रीय वित्त मंत्री। इनके अलावा 3 अन्य ट्रस्टी प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाएंगे जो अनुसंधान, स्वास्थ्य, विज्ञान, सामाजिक कार्य, कानून, लोक प्रशासन और परोपकार के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त हो। इसके अलावा इस कोष में पूरी तरह से व्यक्तियों संगठनों से स्वैच्छिक योगदान होता है और इसे कोई बजटीय सहायता नहीं मिलती है। इसके अलावा इस फंड में दान दी गई रकम पर इनकम टैक्स से 100% छूट मिलती है और इसमें किया गया दान किसी भी कंपनी अधिनियम 2013 के तहत कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व सीएसआर के रूप में गिना जाएगा और इसमें विदेशी व्यक्ति तथा संगठन भी दान कर सकते हैं। तो यह था अपना पीएम केयर्स फंड। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना का संबंध किससे है? अवसंरचना निर्माण कोष क्षेत्र, रक्षा क्षेत्र, बीमा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। तो इसका सही आंसर होगा अवसंरचना निर्माण क्षेत्र। तो चलिए बात करते हैं सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना है क्या? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना रायसीना पहाड़ी से इंडिया गेट तक राजपथ के किनारे स्थित भारत की राजधानी नई दिल्ली के केंद्रीय प्रशासनिक जो क्षेत्र है उसे सेंट्रल विस्टा कहा जाता है और इसी के पुनर्निर्माण के लिए यह परियोजना लाई गई है। तो वर्ष 2019 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा इस परियोजना की परिकल्पना की गई, जिसमें एक नए संसद भवन और केंद्रीय सचिवालय का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा इस क्षेत्र में विभिन्न मंत्रालयों और उनके विभागों के लिए कार्यालयों का भी निर्माण किया जाएगा, जिनमें राष्ट्रपति भवन भी शामिल है और इस पूरी परियोजना की जो लागत रहेगी 20,000 करोड़ रुपए लागत रहेगी। इसी के साथ अपने चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा डायरेक्टर जनरल स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? ऑप्शन है तंबाकू नियंत्रण, कोरोना नियंत्रण, स्वास्थ्य क्षेत्र और स्वास्थ्य क्षेत्र में बेहतर सुविधाएं उपलब्धता के लिए। तो इसका सही आंसर होगा तंबाकू नियंत्रण। तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को WHO के द्वारा यह जो सम्मान दिया गया है यह किस कारण दिया गया? तंबाकू नियंत्रण के लिए, क्योंकि वर्ष 2019 में भारत सरकार द्वारा ई सिगरेट और गरम तंबाकू
उत्पादों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसकी वजह से इनको ये सम्मान मिला है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने घटती जनसंख्या वृद्धि दर के कारण जनसंख्या नीति में परिवर्तन की घोषणा की है? ऑप्शन है चाइना, उत्तरी कोरिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर होगा चाइना, क्योंकि 1980 के दशक के आसपास वन चाइल्ड पॉलिसी जारी की थी चाइना के द्वारा। फिर वर्ष 2016 में निरंतर घटती जनसंख्या वृद्धि दर के कारण इन्होंने वर्ष 2016 में 2 चाइल्ड पॉलिसी जारी कर दी, और अब हाल ही में 3 चाइल्ड पॉलिसी जारी की गई है। क्योंकि संयुक्त राष्ट्र, एक जानकारी के लिए बता दूं, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक रिपोर्ट में यह कहा गया कि वर्ष 2027 तक भारत चाइना को जनसंख्या में पीछे छोड़कर विश्व में पहले स्थान पर आ जाएगा। तो ये अपने बात की, घटती जनसंख्या वृद्धि दर के कारण जनसंख्या नीति में परिवर्तन चाइना के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स देशों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ब्राजील, रूस, भारत, ऑस्ट्रेलिया। देखिए लोगों में क्या लिखा हुआ है, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से दक्षिण अफ्रीका। तो कौन सा नहीं है? आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया शामिल नहीं है। तो चलिए बात करते हैं ब्रिक्स पर। तो ब्रिक्स की स्थापना औपचारिक रूप से वर्ष 2006 में की गई थी। हालांकि पहले यह ब्रिक ही था, बाद में वर्ष 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने के कारण यह ब्रिक्स कहलाने लगा। इसका प्रथम सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में हुआ था। यह आरएस वर्ष 2016 के मेंस पेपर में आया हुआ है, येकातेरिनबर्ग सम्मेलन। तो ब्रिक्स का सम्मेलन था। इसमें दुनिया की 5 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका शामिल है। यह न तो अंतरराष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है और न ही किसी संधि के तहत इसका निर्माण हुआ है। यह एक विधि के तौर पे अगर अपने देखें तो सामूहिक रूप से विवादों को सुलझाने के लिए, आर्थिक सामरिक जो विवाद है, जो सहयोग है, उसके लिए इसका निर्माण किया गया है। प्रतिवर्ष देश के सर्वोच्च नेता और अन्य मंत्री स्तरीय जो सम्मेलन है उनका आयोजन किया जाता है, और हाल ही में मंत्री स्तरीय जो वर्चुअल जो इनका सम्मेलन था वो हुआ था, इसीलिए चर्चा में था। तो चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अपना अंतिम प्रश्न है, कोविड-19 के संदर्भ में कप्पा और डेल्टा क्या है? कोविड बचाओ मास्क, नई वैक्सीन, कोविड वेरिएंट के नए लेबल, कोविड जांच तकनीक। तो इसका सही आंसर होगा कोविड वेरिएंट के नए लेबल। तो ये WHO के द्वारा हाल ही में विश्व के विभिन्न देशों को जो वहां के स्थानीय जो वेरिएंट आए हैं उन वेरिएंटों को नाम दिया जा रहा है। तो भारत में आए हुए 2 वेरिएंट कप्पा और डेल्टा का नामकरण किया गया, 2 वेरिएंटों का नामकरण कप्पा और डेल्टा किया गया WHO के द्वारा। तो भारत के जो वेरिएंट है कप्पा और डेल्टा। तो इसी के साथ अपनी इस सीरीज में आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।